दिसंबर 2020 का करंट अफेयर हम लोग समझेंगे। यहाँ पर पूरा सारे के सारे एग्जामिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन और पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, आरएसटीवी, जहां से भी मोस्ट रेलिवेंट डेटा और करंट अफेयर एग्जाम में आने की उम्मीद होती है, वहां से हम लोग लाते हैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में। ठीक, तो चालू कर लेते हैं अपने साथ। और उससे पहले एक जेंटल से रिमाइंडर है, हमारे जो है पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप लोग 8564880530 96606606689 पे कॉल करके 15 दिसंबर से यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 का पेड ग्रुप और ईपीएफओ का 22 दिसंबर से पेड ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। आप लोग कॉल करके अपना जो है एडमिशन ले सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी सुनिश्चित कर सकते हैं। पहला जो टॉपिक है वो, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोग से बताया था कि नर्मदा और तापी वाले टॉपिक में, याद है ना, कि जैसे अर्थ ये आपका इंडिया है। ठीक, इंडिया में क्या है कि यहाँ पे जो ये नर्मदा तापी वाला है, फिर इसके बाद ऐसे आप आते जाओगे, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे, ठीक, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये वाला एरिया ऐसे जा रहा है, वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है और ये वाला साउथ की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पे जो है यहाँ से ये चीज़ हो रही, तो इसीलिए रिफ्ट वैली बन गई। और ये वाला एरिया जो है पूरा नॉर्थ की तरफ जाने की वजह से क्या हो रहा है, और ये वाला जो है इंडो एशियन जो प्लेट है, ठीक, वो आपकी साउथ की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के ऐसे आने की वजह से एवरेस्ट जो है वो उठता जा रहा है। फोल्ड माउंटेन है ना एवरेस्ट, उठता जा रहा है, उसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे जो है एक और चीज़ जो समझ में आई है कि इंडिया वालों ने 1954 में, ठीक, जो हाइट बताई थी 888 मीटर्स, अब उसमें जो है आइस को नहीं जोड़ा गया था। नेपाल और चाइना के बीच में दिक्कत ये थी कि नेपाल के आइस की जो है हाइट को जोड़ता था, चाइना नहीं जोड़ता था। समझ में आया बात? तो लेकिन अब दोनों ही एक तरीके से इंडिया के खिलाफ टाइप से हो गए हैं और दोनों ही दोस्त हो गए। तो अब चाइना ने भी अपनी मेजरमेंट करी, इन्होंने भी न्यूजीलैंड के साथ मिलकर करी, और अब मान लिया है कि हाँ 3 फीट राइज हो गया है एवरेस्ट की हाइट में। ठीक है, ये समझ लेते हैं, फैक्ट्स देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की हाइट रिवाइज हो गई है, हाइट बढ़ गई है 3 फीट से, मतलब 8848.86 जो मीटर्स है, अब ये नया आ गया और इस पे दोनों ही लोगों ने हामी भर दी है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों कंट्री जो है इस पे राजी हुए। इससे पहले इंडिया ने वही 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इसकी वेबसाइट जरूर सर्च करना आप लोग। ये संस्था बनी थी हमारी कब, 1767 में, बहुत पुरानी संस्था है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाई गई थी। उन्होंने जो सर्वे की थी उसमें हाइट बताई थी। उसके बाद से क्या है कि नेपाल पहले जो है, अर्लियर नेपाल डिसएग्रीड ऑन द हाइट मेजर्ड, चाइना की जो डेजर्ट जो उन्होंने मेजर किया था उसको डिसएग्री कर दिया था। वही चीज़ है, हाइट नहीं स्नो की लेता था और नेपाल लेता था, तो फीट में ये 29,017 फीट आता था। अब जो है फिर से उन्होंने जब किया तो ये 28,028 फीट है, जो कि 3 फीट ज़्यादा है। और नेपाल का जो प्रीवियस मेजरमेंट था, ठीक, एंड इंक्लूड्स द हाइट ऑफ स्नो, हाइट ऑफ स्नो को भी जोड़ता है, बस ये है। ठीक है, अब ये वाली चीज़ जो है इनकी मदद करी। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें ये हैं कि माउंट एवरेस्ट तो ओवरऑल वर्ड सब जानते हैं, ठीक, नेपाल में इसको सागरमाथा भी कहते हैं और चाइना का अलग ही नाम होता है, जैसे कि माउंट माउंट कोमोलैंगमा, कोमोलैंगमा नाम से इनका है। ठीक है, इसके बाद जो है नया मेजरमेंट कैसे आया है, दो अर्थक्वेक जब 2015 का आया नेपाल में, आप सबको याद होगा, मोदी जी ने काफ़ी तेज़ी से नेपाल की मदद की, लेकिन इट्स वाज ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। उसके बाद भी नेपाल जो है चाइना की तरफ ही जा रहा है, लगातार जा रहा है। शायद वो ब्लॉकेड एक बार हुआ था नेपाल इंडिया बॉर्डर पे, उसकी वजह से इफेक्ट है। ठीक, और नई सरकार थोड़ा कम्युनिस्ट के प्रो भी है,
तो अब क्या हुआ कि डेवस्टेशन जब हुआ अर्थक्वेक 2015 अप्रैल वाले के बाद, तो उसके बाद एक डिबेट चालू हो गई, और डिबेट ये हुई कि माउंट एवरेस्ट की हाइट घट गई है। ठीक, माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है को हाइट घट गई है, बढ़ गई, क्या हुआ, ये जानने की डिबेट चालू हुई। तो इसमें न्यूजीलैंड ने साथ दिया नेपाल का, और उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट दिया, और उन्होंने जो है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट की हेल्प से, और जो नेपाल की नेपी बिबुग जो है, ये टेक्नीशियन थे सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ नेपाल के, इन दोनों ने मिलके जो है इसमें फिर से मेजरमेंट किया, और चाइना ने अलग से अपना मेजरमेंट किया एवरेस्ट का। ठीक, अच्छा, एक चीज आप लोग को पता होगा कि एवरेस्ट जो माउंटेन है वो हॉग बैक टोपोग्राफी है। हॉग बैक मतलब जैसे ये कूबर टाइप की टोपोग्राफी, इंडिया की तरफ से या नेपाल की तरफ से इसको चढ़ना काफी, क्योंकि स्टीप स्लोप है तो चढ़ना काफी मुश्किल होता है, लेकिन चाइना की तरफ से ये ऐसी स्लांट ज्यादा है। ठीक, तो ग्रेजुअल आपकी यहाँ पे स्लोप है, तो इसकी वजह से यहाँ से चढ़ना आसानी होती है चाइना को। ठीक, तो एक थोड़ा डिसएडवांटेज है इंडिया के लिए। ठीक, और जो हाइट पे होता है वॉर में उसके पास एडवांटेज होता है, ये भी आपको पता ही है। अब यही सब चीज़ें चाइना ने अलग किया, 120 की टीम लगी और उन्होंने 4 महीने में ही, और नेपाल ने तो अपना ये मिशन जो है कंप्लीट कर लिया था अर्ली लास्ट ईयर। 120 की टीम लगी थी, और उसके बाद अब इन्होंने सब कुछ डेटा वेटा खगाला, वो सब देखा पेंडेमिक ने, लेकिन फिर भी काम इनका जो है बिगाड़ दिया। लेकिन फिर भी आखिरी में एमओयू साइन हुआ इंडिया और नेपाल और न्यूजीलैंड के बीच में, और उन्होंने ज्वाइंटली रिजल्ट पब्लिक किए। साथ ही साथ चाइना ने भी, लेकिन चाइना ने तो इसी साल चालू किया था शुरुआत में, और उनके यहाँ तो आपको मालूम है पेंडेमिक का बहुत ज़्यादा असर भी नहीं पड़ा है, तो उन्होंने तो इसी साल किया और एग्री भी कर लिया है। अब इस मेथड में विच मेथड, कौन सा मेथड यूज किया गया था, दामोदर धक्कल नाम से कोई है, इनके जॉइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पर्सन आपके सर्वे डिपार्टमेंट नेपाल के, इन्होंने कहा है कि हमने ग्लोनास, ये ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम का यूज किया है, और प्रीवियस मेथड्स का भी यूज किया है, इसका भी यूज किया है, प्रीवियस मेथड का भी यूज किया, ताकि एक्यूरेसी आ सके, और हैज बिन एक्यूरेसी फाउंड करी गई है मेजरमेंट में ऑफ द पीक मेड बाय चाइना और नेपाल। चाइना और नेपाल एक ही बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि जो 7 आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ पे टॉप 3 कौन से समिट्स हैं वो उनकी यहाँ बात करी गई। एशिया से स्टार्ट कर लेते हैं, एवरेस्ट, माउंट केटू, ठीक, और कंचनजंगा, ये है आपका। अब माउंट केटी आप लोग को पता होगा कि पीओके में है, तो अभी इंडिया में जो है वो कंचनजंगा ही माना जाता है। ओशियानिया, ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो पैसिफिक ओशियन में कई सारे आइलैंड्स हैं, वहाँ के कार्सेंड्स, सुमांत्री मंडल, अंटार्कटिका में विंसेंट टायरी शिन, अफ्रीका में कीबो बाटियन मवेंजी, ठीक, यूरोप में है एल्ब्रुस, दैखताओ, शेखारा, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका में देनानी, लोगन और इजावा, साउथ अमेरिका में अकानकागुआ, ओजल दल सलादो, पिसीस, ठीक, ये कुछ हैं, इसको याद भी कर सकते हो आप लोग। अच्छा, इनमें से टॉप जो जैसे 7 हैं ये कॉन्टिनेंट अलग अलग, तो एवरेस्ट जैसे एशिया का सबसे ऊपर हो गया, ठीक, तो उसके बाद अलग किस कॉन्टिनेंट में कौन सा हाइट के हिसाब से कौन सा आएगा इनमें समिट, ये कोई बता सकता है क्या? इसको जरा आप लोग मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला ये है कि यूएस क्या करता है कि रिलीजियस फ्रीडम पे एक लगाता है, एक बनाती है, उसकी मतलब कैटेगरी है, ठीक, कैटेगरी है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की, मतलब वहाँ रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, ठीक। पहले मेन चीज बता दूंगा आपको, फिर फैक्ट्स इसमें से आपको पढ़ के बता दूंगा, ठीक। तो कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है जहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम काफ़ी कम है, और सीपीसी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। उसके बाद जो है आपका वॉच लिस्ट होती है, जहाँ पे मतलब हाँ कंसिडर कर सकते हैं कि वो भी इसकी तरफ जा रहे हैं, तो सबसे हाईएस्ट ये है, फिर इसके बाद ये नीचे। तो यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान और चाइना को जो है सीपीसी में डाल दिया है, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तान और चीन के चिंताजनक स्थिति वाले देश के रूप में नामित किया गया है। यहाँ पे अमेरिका ने धार्मिक आज़ादी का के जानबूझकर व अहंकार स्वरूप से उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक। इनकी जो रिकमेंडेशन है आपकी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम वालों की, USCIRF की, जो है सीपीसीबी कब दिया जाता है, जब इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इज द टॉप लेवल रिकमेंडेशन, जो मैंने आपको पहले बताया। और अगर कहीं पे और पे जो है
उसके बाद जो है सीरियस वायलेशन हो रहा हो तो उस पे उसको स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्रीज में डाल दिया जाता है। अब कौन कौन सी कंट्री जो है सीपीसी में है, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स वाली जो है, ठीक, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न वाली, वो कौन कौन सी हो गई? पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, इरिट्रिया। अब देखो मैंने आप लोग से पहले भी कहा है, जो भी ये पीडीएफ तो पेड ग्रुप वालों को मिल जाएगी, उसके अलावा आप लोग रजिस्टर रखिए अपने साथ में, साथ ही साथ जो है एक मैप बुक रखिए, ठीक, और उसमें ये वाली लोकेशन देखिए, उसके आसपास की भी देखिए। ज़्यादा अर्जुन बनने की जरूरत नहीं है। अर्जुन खाली मछली की आंख देख पाता था, आप आसपास भी देखिए, क्योंकि यूपीएससी जो है आसपास की कुछ लोकेशन पूछ लेगा, और आप लोग को अगर आता होगा तो आराम से आप कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब सीपीसी में आते हैं। और यहाँ पे क्या है कि सिस्टमेटिक परसिस्टेंट ग्रॉस वायलेशन हो रहा है रिलीजियस फ्रीडम का, मतलब सिस्टमेटिक हो कर ही रहे हैं, चला संस्थागत टाइप से चल रहा है, ठीक है। अच्छा, जो स्पेशल वॉच लिस्ट में कौन कौन से हैं? कोमोरोज। अब कोमोरोज आप लोगों को कमेंट करके बताना है, मैपिंग की एक्सरसाइज है कि ये कहाँ पे स्थित है, ठीक। मैपिंग करके आप लोग कमेंट में या तो ऐसे बता सकते हो कि अरेबियन सी में है, कि अटलांटिक ओशन में है, कि बे ऑफ बंगाल में, कहाँ पर है ये, और किसका पार्ट है, किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, दो चीजें बता दीजिए। अच्छा चलिए, ठीक, क्यूबा, निकारागुआ, रशिया, ये सब स्पेशल वॉच लिस्ट में है। और यहाँ पे क्या होता है? कंट्रीज इंगेज इन और इग्नोर केसेस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम वाले, मतलब हो रहे हैं लेकिन इसको उस पर ध्यान नहीं दे रही है गवर्नमेंट, ठीक। यहाँ पे साथ ही साथ जो है कुछ स्पेशल कंसर्निंग यूनिट्स की बात हो रही है, याद कर लेना। इनमें से हो सकता है कुछ का नाम वो पूछे और कहे कि बताओ किस कंट्री से रिलेटेड है, ठीक। जैसे बोको हराम नाइजीरिया से है, हुतीज जो है यमन से है, इसी तरीके से अल शबाब, अलकायदा तो पता ही है आप लोग को, ठीक। आपका जमात नसर अल इस्लाम वल मुस्लिमीन, तालिबान, ये सब कहाँ से रिलेटेड हैं, जरूर उनका करिएगा। तालिबान का भी पढ़ लीजिएगा, उससे काफ़ी अभी पीस टॉक्स चल रही हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड, तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ पूछ ले तालिबान से रिलेटेड वाला, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये रिकमेंडेशन जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये भी कही थी, रिकमेंडेशन दी थी कि इंडिया, रशिया, सीरिया और वियतनाम को सीपीसी में डालो, तो ये एक्सेप्ट नहीं करी गई है, ठीक है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट नहीं करी हैं। अच्छा, अब बैकग्राउंड थोड़ा समझ लेते हैं। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये है क्या? ये इंटरनेशनल फेडरल कमीशन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्वतंत्र संघीय आयोग है। इसका गठन 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा किया गया है, ठीक। इरफा, अब यूएसए अपने आप को जो है थोड़ा सा वो होता है ना कि गुंडा है टाइप से समझता है, कि वो दुनिया में कुछ भी चल रहा है, कहीं पे हो रहा है तो वो देख, मतलब होता है ना क्लास का मॉनिटर बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड का, क्यों मॉनिटर करते हैं, अपने यहाँ के लॉ नहीं बनाते हैं, वो लॉ ऐसे बनाते हैं कि वो पूरे दुनिया में लागू होते हैं, इस टाइप से उनका वो रहता है। तो ये रिपोर्ट निकालेंगे, ये कंट्री रखेंगे कि कौन से वॉच लिस्ट में जाएगा, कौन से क्या। तो ये कमीशन मॉनिटर करता है यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस और बिलीव बी अराउंड द वर्ल्ड, ठीक, पूरे वर्ल्ड में। और इनके अलावा जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए मॉनिटर करते हैं वॉल्यूशन का रिलीजियस फ्रीडम, और पॉलिसी रिकमेंडेशन देते हैं यूएस गवर्नमेंट को। अब तो ट्रम्प भाई चले गए, अपना जो बिडेन को ये पॉलिसी रिकमेंडेशन जाएगी आगे से, ठीक। अब एक इलुरु जो कि आंध्र प्रदेश में है एक जगह, वहां पे मिस्टीरियस डिजीज आ गई है, और उसकी जो वजह है वो है कि प्रेजेंस ऑफ निकल एंड लेड एलिमेंट, ठीक, निकल और शीशा, ठीक। शीशा जो है लेड एलिमेंट की वजह से ब्लड सैंपल में पाया गया है, और इसका रीजन नहीं पता चल पाया है। ये किसने ये बताया है? एम्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, जरूर पढ़ देख के बताइएगा, ठीक है। तो ये कॉज ऑफ इलनेस उन लोग ने ये बताई, रिपोर्ट बनाई थी उन्होंने कि हैवी मेटल्स मिले हैं लेड और निकल के वाटर एंड मिल्क ऑफ इलरू सिटी, ठीक। और ये कॉज हो सकता है इस अननोन डिजीज की। इसके सिम्टम्स जो है नर्वस सिस्टम को वो करते हैं, और एपिलेप्सी, ठीक, रसायन, मिर्गी, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ, याददाश्त में कमी, चक्कर आना और अन्य लक्षणों का कारण बन सकते हैं। रिलेटेड कंसर्न क्या है कि डॉक्टर्स जो ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट, उन्होंने ये बताया कि जो भी विक्टिम्स हैं इस बीमारी के,
उनके लगभग सिमिलर हेल्थ फीडबैक थे और कॉमन सिम्टम्स थे। अभी तो पता तो चल नहीं पाया, अभी नाम भी नहीं दे पाया भाई, मिस्टीरियस है। ठीक है, तो ये सब अभी वो बात चल रही कि एक ही ऐसे सिम्टम है, एक ही ऐसे फीडबैक था। और इसमें पाया गया है कि केमिकल्स प्रेजेंट थे उनके ब्लड सैंपल में जो कि काफी कम थे, इसलिए रिकवरी फास्ट हो रही है। अगर डेंसिटी बढ़ जाए टॉक्सिन की तो ये हाई हो जाएगा और ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को खराब भी कर सकता है। अब यहाँ पे लेड की जो पॉइजनिंग होती है, शीशा विषाक्तता करने वाले कारक क्या होते हैं इसकी, देखिए ये है कि लेड एसिड बैटरीज जो होती हैं उनकी रिसाइकलिंग ठीक तरीके से नहीं हो रही, पैथेटिक है। ठीक, और घटिया तरीके से हो रही है, उसकी वजह से है भी मतलब लेड की पॉइजनिंग फैल रही है। और व्हीकल जो सेल हो रही है, इंक्रीज व्हीकल सेल, जिसमें कि व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग रेगुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, लेकिन व्हीकल सेल हो रही है तो उसकी वजह से भी लेड का जो है फैल रहा है। अनट्रेंड आर्टिसन, वो क्या होता है कि बैटरी को गिरा देते हैं ओपन एरियाज में, सॉइल में चला जाता है, अल्टीमेटली वाटर में चला जाता है, जिसकी वजह से जो है कंटामिनेशन यानी कि विष फैल रहा है। और जो आपका अवशिष्ट शीशे को कच्ची और खुली भट्टियों में, मतलब जो फर्नेस होते हैं उसमें भी जलाया जाता है, गलाया जाता है, और जिससे आसपास की हवा भी विषाक्त होती है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ कुछ जो है हैवी मेटल्स हैं जो ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इनके इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे बताए गए हैं और साथ ही साथ उनके क्या सोर्स हैं। जैसे कि कॉपर है, ये लीवर किडनी इनको डैमेज करता है, सॉइल कंटिमिनेशन से होता है। निकल, आपका जो यहाँ पे बात हुई, डिक्रीज हार्ट एंड लीवर डैमेज करता है, स्किन इरेडिएशन करता है। आयरन, इसकी सबकी ये भी सोर्स भी पढ़ लीजिएगा, निकल जैसे वोल्केनिक एक्टिविटी से भी निकलता है। तो हो सकता है पूछ ले कि अगर आप एक एक चीज पढ़ोगे वहां पे ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे तभी आंसर निकलेगा। हो सकता है सिर्फ एक इससे पूछ ले तो वो आपका बन जाए। एक एक वर्ड भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वोल्केनिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल अर्धप्रोजेनिक प्रोसेस जैसे कि मेटल प्लेटिंग इंडस्ट्रीज, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड निकल माइनिंग एंड ड्रेजिंग। इसके अलावा आयरन जो है एनीमिया करता है, हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सारी चीजें हैं। ठीक, कोबाल्ट का भी है, यहाँ पे आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, ब्लीडिंग डायरिया सॉइल कंटेमिनेशन से होता है। यहाँ वोल्केनिक थोड़ा सा अलग था तो निकल का मैंने बता दिया। मैग्नीज है आपका जो कि स्लीप में वीकनेस ये सब होता है। स्पिनच, पालक जिसे कहते हैं हिंदी में, टी हर्ब्स, ग्रेन्स, राई और ये सारी चीजें, ऑलिव ऑयल, इसमें ऐसी चीजें हैं ज्यादातर जो आपको लगेगा नहीं, आपको नॉर्मली जो है वो लगेगा कि ये बहुत हेल्दी है, बट इससे भी मैग्नीज वाले जो है ट्रेस इफेक्ट होते हैं कुछ कुछ जो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि कोर्ट ने, ये थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेटेड है, कि कोर्ट ने कहा है कि हम इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाली चीजों पे हम नहीं ज्यादा, हम कुछ नहीं बोलेंगे इसमें। ठीक, अदालत अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक कोई भी कदम नहीं उठाएगी, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने चीज बोली है। और इसमें मेन मेन मुद्दा ये देखिए, सिंपल ये समझा देता हूँ कि जो अभी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ था तो कई सारी इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल हाउसेस क्या कह रहे हैं कि भाई हमारा जो मूलधन है यानी कि प्रीमियम और उसका जो ब्याज है या फिर इंटरेस्ट, ये दोनों में ही कुछ मतलब कटौती कर दो। पहले तो पहले गवर्नमेंट ने इन लोगों को सहूलियत दी थी कि मोराटोरियम हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, जो है आप लोग को ब्याज व्याज नहीं जमा करना है। ठीक, मोराटोरियम दिया था। तो अब वो लोग कह रहे हैं कि अब काफी नुकसान हो गया तो ब्याज तो ठीक है, मतलब आप लोगों ने कहा था कि बाद में दे देना। मोराटोरियम का मतलब ये नहीं होता कि आप ब्याज नहीं दोगे, आप डिफर कर दिया था। उस समय ये लोग मांग कर रहे थे कि हम ब्याज ना दें, मूलधन चलिए एक बार को ठीक है। अब ये लोग फिर से याचिका लेके कई सारी पहुंच गए हैं कि भाई ब्याज और ये दोनों ही हटा लो। तो अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा है भाई कि हम इकोनॉमी में, क्योंकि सरकार ने भी बोला है कि 6 लाख करोड़ का नुकसान और कुछ हो जाएगा और कई सारी चीजें बताई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हम इन पे कोई वो नहीं करेंगे, आप लोग जैसा सरकार कह रही है वैसा करो। ठीक, तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है ये। अब वही फैक्ट्स देख लेते हैं, सिंपल मैंने आपको समझा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने उद्योग जगत, रियल एस्टेट और पावर सेक्टरों द्वारा की गई अलग अलग दलीलों की सुनवाई करते हुए 6 महीने की लोन स्थगन अवधि के लिए कर्ज माफी सहित ब्याज सहित कर्ज की राहत देने के लिए सरकार की प्रतिक्रिया पर सुनवाई की। इस दौरान पूर्व याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिबंधों के दौरान ब्याज माफी सहित ऋणों में राहत दिए जाने की मांग की गई। देखा, वही चीज की पहले वो था, अब ये कह रहे हैं कि ब्याज जो है उसमें भी वो कर दो आप। और अकॉर्डिंग टू द रेस्पॉन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, उसने कहा है कि जो कलेक्टिव वेवर अगर इंटरेस्ट पे हम लोग लोन का कर देते हैं तो
6 लाख करोड़ का नुकसान होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और रीजन क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसर्न का, वो ये कहते हैं कि भाई जो पॉसिबल जो डिसेबिलिटी है, बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा, पहले ही आप लोगों ने देखा है कि एनपीए बहुत ज्यादा चल रहे थे। ठीक, फिर उसके ऊपर जो है कई सारे बैंकों में तो काफी फ्रॉडियर जो है विलफुल डिफॉल्ट करके भाग गए हैं। और जैसे कि नीरव मोदी और आपका जो है चौकसी हो गए, माल्या हो गए, ये सब भाग गए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हजारों करोड़ों का वो करके। तो और एनपीए वैसे भी है, तो उसकी वजह से क्या है कि हम नहीं, गवर्नमेंट कह रही है हम नहीं कर सकते, हम नहीं, हम ब्याज और इन सब में नहीं, वो इंटरेस्ट और प्रीमियम मना कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। एग्जाम्पशन नहीं कर सकते हैं, और हाँ डिफर कर सकते हैं लेकिन देना पड़ेगा, मतलब ये है गवर्नमेंट का एक ये तर्क है। और ये भी बात सही है कि हर जो एक लोन का अकाउंट होता है, ठीक, मान लीजिए मैंने एक लोन लिया है, तो मेरे इस लोन पर जो बैंकिंग सिस्टम के अनुसार क्या है कि लोन कोई बैंक अपने पास से थोड़ा ना देती है। वो जो डिपॉजिट जो बाकी लोग कर रहे हैं, वो ऐसे 8.5 लोग जिन्होंने डिपॉजिट अकाउंट्स होंगे, वो लिंक्ड होंगे मेरे एक लोन से। तो अब अगर हम इस पे ही अगर वो कुछ ना लें, तो इनको हम ब्याज कैसे देंगे? समझ रहे हो ना? तो ये चीजें हैं, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा व्यापक लेवल पे जो है परेशानी हो सकती है, लॉस हो सकता है। तो गवर्नमेंट के ये सब तर्क हैं, उन्होंने बताए हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और एनीथिंग दैट इज लाइकली टू अफेक्ट द इकोनॉमी, देयरफॉर द गवर्नमेंट कैन नॉट डू, हम कुछ वो ऐसा नहीं कर सकते कि इकोनॉमी और ज्यादा गिर जाए, वैसे ही इकोनॉमी की बहुत दुर्दशा हो चुकी है। ठीक है। और अगर ये कह रहे हैं कि अगर हम ये बर्डन बैंकों पे डाल देते हैं, तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द बैंक्स टोटल कैपिटल, जो कि मतलब कैपिटल मतलब जो उनकी पूंजी है, वो लॉस में चली जाएगी, और उनका एग्जिस्टेंस भी हो सकता है खत्म हो जाए। ठीक। और बैंक एक बार अगर खत्म होते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा व्यापक लेवल पे पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है किसी कंट्री की। अच्छा, गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर्स लिए हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अभी ये बोल रही है तो पहले उसने मेजर्स नहीं लिए, या फिर करंटली वो नहीं ले रही, वो उसने कई सारे मेजर्स लिए हैं, जिसका एक संक्षेप में विवरण यहाँ पे दिया गया है। अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई ने कई सारे कदम लिए हैं। साथ ही साथ जो है आपका 90,800 करोड़ की लिक्विडिटी असिस्टेंस गवर्नमेंट ने अप्रूव करी थी पावर डिस्कॉम्स के लिए। ठीक, पावर बनती है, जनरेशन होती है, और वहां से फिर ट्रांसमिट होती है, और फिर मान लीजिए यहाँ पहुंची, यहाँ से कई सारी पावर डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं। तो इन्होंने अगर इससे खरीदी है जनरेटर, जनरेशन वाले से, और ट्रांसमिशन वालों को भी पैसा देना है, तो ये कैसे देंगे? अगर ये बिजली दे रहे हैं सबको और ये जनरेशन कर रहे हैं, तो इनसे खरीद के तो दे रहे हैं पावर डिस्कॉम्स जनरेशन वालों से, तो इनको हम इनको पैसा देंगे, ये इनको पैसा देंगे। तो ये सब के लिए जो है अभी फिलहाल जो है नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने मदद भी करी है कि डिस्कॉम्स को, इनको जो है 90,800 करोड़ की लिक्विडिटी असिस्टेंस भी करी है। और इसी के साथ जो है रियल एस्टेट वाले सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने, अलग अलग सेक्टर में क्या गवर्नमेंट के कदम वो यहाँ बताते रहे, मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, इसको ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। ठीक। और उसके बाद रियल एस्टेट में गवर्नमेंट एडवाइजरी भी दी है कि रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट जो है प्रोजेक्ट्स के, उनको एक्सटेंड कर दो, आगे बढ़ा दो। कोविड-19 क्योंकि एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर को इसको कंसिडर किया गया है। साथ ही साथ इमरजेंसी लोन स्कीम भी 3 लाख करोड़ की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी एमएसएमई वालों के लिए, और इसका 100% सपोर्ट था, गवर्नमेंट की गारंटी थी एमएसएमई के लिए, ताकि वो लोग रेगुलर ऑपरेशन कर सके। ठीक है। और एमएसएमई आपको बता दूं, एमएसएमई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तो एमएसएमई अगर बंद हो जाए, तो मतलब एक बार को मैं कहता हूँ कि रिलायंस के बंद होने से वो दिक्कत नहीं होगी, अगर एमएसएमई सेक्टर बंद हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक। इस पे जो है अभी 3 लाख का इन्होंने किया था, जिसमें से 1.8 लाख करोड़ रुपीस सैंक्शन भी कर दिए जा चुके हैं। अब ये कमेटी के नाम याद रखिए, कमेटी बनाई गई थी, आरबीआई ने बनवाई थी कोविड-19 के टाइम पे, क्या क्या मतलब अब एक्शन लेने चाहिए, क्या क्या डिस्ट्रेस हुआ है, उससे निपटने के लिए कामेट कमेटी बनाई गई थी। आईसीआईसीआई के पुराने चेयरमैन है। इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। डेप्ट मतलब लोन की, ऋण की रीस्ट्रक्चरिंग कर दो। अच्छा देखिए क्या होता है, एक होता है आपका कंपनी, मान लीजिए जिसने की लोन लिया, और दूसरा होता है क्रेडिटर। ध्यान से समझिएगा, क्रेडिटर जिसने लोन दिया, इसने लोन दिया, इसने
इसने लोन दिया, अब इसको पैसे वापस करने हैं, अब इसके पास पैसे है नहीं, फाइनेंशियल इसके पास क्रंच है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है। तो इसमें कई सारी कंडीशंस हैं। या तो ये कहेगा कि भाई एक काम करो, तुम डेप्ट जो मेरे बॉन्ड्स हैं, क्रेडिटर ये बोलेगा कि तुम उसको इक्विटी में बदल दो। इक्विटी मतलब कि शेयर्स, मतलब कि पार्टनरशिप दे दो हमें अपनी कंपनी में, फिर अपने हिसाब से उसके मैनेजमेंट में बैठ के जो है उसको सही कर लेंगे। या फिर ये कंपनी, ये एक पहला तरीका हो गया, ठीक, जो सबसे ज्यादा सबको पता होता है। दूसरा क्या है कि कंपनी कहेगा कि तुम एक काम करो, कुछ इंटरेस्ट ही कम कर लो। भाई ऐसे हम कुछ नहीं दे पा रहे, वैसे कुछ तो दे पाएंगे, ये कहली वाली बात है, ठीक। तीसरा ये है, दूसरा वाला हो गया कि कुछ आप जो है प्रीमियम या फिर वहीं कर लो। तीसरा क्या है, वो कहेगा कि कुछ इंटरेस्ट रेट कम कर लो, है ना, ताकि हम आप लोग को दे सकें। कुल मिला के ये है कि कंपनी और क्रेडिटर अगर ये बैंकरप्ट हो जाए तो इसको इसको 0 रुपीज मिलेंगे, ठीक। और अगर ये कुछ इस तरीके से डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग कर ली जाए तो उसको कुछ बैंकरप्सी तो अच्छा ही मिल जाएगा क्रेडिटर को। ये यहाँ पे कहने वाली बात है। नहीं तो अब आईबीसी आ गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसके जरिए फिर बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, काफ़ी सारे इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट होते हैं, आईसीए होता है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, आप लोग कोई ये बता सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में क्या डिफरेंस होती है? जो पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं वो तो आसानी से बता लेंगे मुझे लगता है, उनको मैंने कई बार बताया हुआ है ये। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में क्या डिफरेंस है, आप लोग मैसेज करके बताइए, ठीक। इसके अलावा जो रेजोल्यूशन यानी कि मानक श्रेणी से आपका जो है आरबीआई द्वारा समाधान रूपरेखा एक बनाई गई है। और इसमें एक आ गया है कि कई सारे जो लोग हैं जो भाई नहीं दे पा रहे हैं बैंक को, मतलब बैंक जो है जिनके पास जो एसेट्स हैं, एसेट्स कौन से होते हैं, जो ये लोग लोन देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से जो है हम इसको, जो जिनकी स्टैंडर्ड बनी हुई थी पोजीशन, उनको हम एनपीए नहीं होने देंगे, डोंट वरी, ठीक। क्योंकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं, थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन है। यही चीज कह रहा है कि ऋण खातों को मानक श्रेणी से गैर निष्पादित परिसंपत्ति, मतलब कि एनपीए, एनपीए क्या होता है अभी बताता हूँ, ठीक, में परिवर्तित किए जाने और परिणाम स्वरूप रेटिंग के प्रभावित होने संबंधी आशंकाओं को दूर करने हेतु आरबीआई द्वारा एक समाधान रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है, ठीक। स्टैंडर्ड से एनपीए में नहीं आने देंगे, बस ये है मेन चीज। अच्छा, एनपीए क्या होता है, थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं इसको। एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट क्या है? बैंक के लिए जो लोन है दिया है वो उसके लिए एसेट है, क्योंकि उसको कुछ पैसा कमा के देता है लोन, ठीक है ना। तो एनपीए अगर आपका कमर्शियल लोन है तो 90 डेज से ज्यादा, ठीक। और अगर कंज्यूमर लोन है, मतलब मान लीजिए फ्रिज के लिए, एसी के लिए, इन सब चीजों के लिए लिया है तो आपने, वाणिज्यिक है तो 90 दिन, और अगर कंज्यूमर वाला है तो 180 दिन के ऊपर है, तो आपका एनपीए में उसको गिनने लगते हैं भाई, ठीक। उसके बाद जो है अगर वो 12 महीने तक आपका जो है इसी तरीके की स्थिति बनी रहती तो उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड, ठीक। 12 महीने से ज्यादा हो गया, सुनते ध्यान सुनिएगा, तो हो जाता है डाउटफुल, संदेहपूर्ण स्थिति बन जाती है कि भैया अब नहीं मिलेगा। और अगर इसके बाद भी बैंक जो है उसको राइट ऑफ नहीं कर पाता है, मतलब अब उसको ना प्रीमियम मिल रहा है ना इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात है, अगर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा 90 दिन तक तो ये एनपीए में आने लगता है, ठीक। तो ये, और उसको पता है कि अब नहीं आ पाएगा, तो संदेह नहीं करते अब इस बात पे कि वो एसेट जो है लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये एनपीए और उसके टाइप्स हैं। इसके बाद सर्कुलर एक सेबी ने भी निकाला था, भारतीय परिभूति और विनिमय बोर्ड ने, और उन्होंने कहा था कि हम किसी को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे ये कोविड-19 के समय पे। और इसमें इन्होंने थोड़ा सा शिथिलता प्रदान करने के हेतु प्रपत्र जारी किए थे, सर्कुलर डाले थे, और कहा था कि जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो ये कह रही थी कि रिपोर्ट कर रही थी डिक्लाइनिंग एनपीएस फॉर डिफॉल्ट्स मॉनिटरिंग पीरियड को, तो उनको भी मतलब थोड़ा सा आशंकाओं का ख्याल रखा गया कि अधिस्थगन अवधि के दौरान चूक के लिए एनपीए में गिरावट दर्ज कर रहे थे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए, तो इनसे जो है ख्याल उनका भी रखा है सेबी ने, ठीक। कि ऐसा ना हो कि उनको ये दिखाने लगे कि एनपीए जो है घटने लग रहा है या बढ़ने लग गया है। उनको मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की जो रेटिंग्स है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक, इसी तरीके से आगे अब हम चलते हैं अपनी मेक इन इंडिया पॉलिसी से रिलेटेड। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई है, सप्लाई ऑफ सेविंग ड्रग्स। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम जानेंगे कि जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है, ठीक, बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। मेक इन इंडिया पॉलिसी जो है उसमें क्लास 1 है और क्लास 2 है। क्लास 1 में क्या होता है कि जहाँ पे जो इंडियन इंडिजीनियस या फिर लोकल जो उसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं किसी चीज़ में बनाने में या फिर इंग्रेडिएंट लगे हुए हैं, वो 50% से ज़्यादा है। ठीक, और क्लास 2 में मिनिमम 20% और 50% से कम है। तो ये दो हैं। इन कैटेगरी में क्या है कि लोग आप जो है किसी मेक इन इंडिया ही खरीदोगे, किसी बाहर के उससे नहीं खरीद सकते हो। कोई चीज अगर बाहर से आई हुई है तो आप उसको खरीद नहीं सकते हो, और इस क्लॉज का कोई विकल्प नहीं, ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको वहीं करना है, उन्हीं से ही खरीदना है। ठीक, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये कहा है, किससे, जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताया होगा मुझे लगता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? उस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहाँ पे ये कहा है कि कोविड-19 और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कई सारी ऐसी दवाइयां हैं, ऐसे मेडिकल आइटम्स हैं जो कि इंडिया के बाहर से बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन हम उनको मेक इन इंडिया पॉलिसी की वजह से हम उनको खरीद नहीं पा रहे हैं। इवन बिचौलियों से भी नहीं खरीद पा रहे हैं, जो एजेंट्स हैं उनसे भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो क्योंकि ऐसा क्लास 1 और क्लास 2 वाली ये चीज़ें हैं और हम उनको नहीं खरीद पा रहे हैं, भले ही वो एजेंट के पास हैं भी, इंडिया में भी हैं, तब भी तो हमें एग्जाम्पशन चाहिए। ये नॉर्दर्न रेलवे बोर्ड आपका किससे कह रहा है? DPIIT से कह रहा है। ठीक है, और यहीं पे आगे चीज़ बताइए उनको कि उत्तर रेलवे बोर्ड औपचारिक रूप से लिखित में कहा है कि सर्जिकल उपकरण और तहत मतलब मेक इन इंडिया नीति के तहत दवाओं और सर्जिकल उपकरणों की खरीद में कठिनाई आदि का सामना पड़ रहा है। अगस्त में ये चीज बताई थी, उन्होंने कहा था कि कई सारी चीजें ऐसी हैं, एंटीवायरल दवाई ऐसी हैं जो जो मतलब भारत में मध्यस्थों मतलब बिचौलियों एजेंटों के पास तो हैं, उनसे प्राप्त भी किया सकता है, लेकिन जो ये पॉलिसी है मेक इन इंडिया पॉलिसी, इससे जो है इनका निर्माण भारत में नहीं किया जाता है, और इसकी वजह से क्या है कि और ये क्लास 2 और क्लास 1 में दवाएं आती हैं तो हम खरीद नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो सामने, और अभी जरूरत है कैंसर के पेशेंट और कोविड-19 के पेशेंट के लिए, तो इसमें कुछ हमारी जो है वो करें। तो रीजन वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि मेक इन इंडिया डज नॉट प्रोवाइड एनी ऑप्शन फॉर परचेजिंग गुड दैट डू नॉट मीट द क्राइटेरिया अंडर क्लास 1 एंड क्लास 2 लोकल सप्लायर कैटेगरी। ठीक है, अब यही है कि भाई क्लास 1 यही कह रहा है कि वो प्रोडक्ट जो कंसिस्ट करते हैं लोकल सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर के, जहां पर जो प्रोडक्ट और सर्विस कंप्राइज करती है 50% या फिर उससे ज्यादा का लोकल कंटेंट। क्लास 2 क्या है, 20 से तो ज्यादा लेकिन 50 से कम है, और वहां पे भी लोकल कंटेंट है। तो ऐसी जगहों पे बाहर का अगर कोई बेच रहा तो आप वो नहीं खरीदोगे। लेकिन इंडिया में जो है, अब पेंडेमिक था, इंपोर्ट भी नहीं हो पा रही थी, इंडिया में बन भी नहीं रही हैं, और जो है वो हम ले नहीं पा रहे हैं। तो बोर्ड नदर्न रेलवेज ने ये DPIIT से बोला था कि भाई हमको एग्जाम्पशन दो, ताकि हम इसमें ट्रीटमेंट कर सकें कैंसर के लोगों का, और कोविड के 19 से भी कर सकें। कई सारी एंटीवायरल ड्रग्स और ऐसी हैं। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा हूँ ओनली द अबव टू कैटेगरी सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर विल बी एलिजिबल टू बिड। अच्छा, यही दो कैटेगरी जो हैं, अगर गवर्नमेंट को कोई भी सामान खरीदना है इन दो कैटेगरी से, क्लास 1 से और क्लास 2 से, ठीक, तो वो इंडिया में, और जिसकी वैल्यू 200 करोड़ से कम है, तो वो इंडियन ही मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, बाहर की नहीं होनी चाहिए, बाहर से मैन्युफैक्चर्ड होके नहीं आनी चाहिए। तो अब मतलब अब जब ये क्लॉज दे रखा है, उसका कोई विकल्प नहीं है, तो वो जो रेलवे है वो भी तो गवर्नमेंट का एक तो हिस्सा है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो वो अब खरीद नहीं पा रही और जरूरत है। तो यहाँ पे वही चीज है कि वो कह रहा है कि एग्जाम्पशन दे दो। DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ किस अच्छा मिनिस्ट्री में आती है, फिर से वही क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा। ठीक, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि कुछ टर्म जो ड्रग्स जो कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया के बाहर, अवेलेबल है इंडिया मार्केट, वही सारी चीज़ें हैं, और फिर भी हम परचेज नहीं कर पाए ड्यू टू दिस मेक इन इंडिया पॉलिसी। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब आया? 25 सितंबर 2014 को आया है, और ये मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाने के लिए इंडिया को वो करता है, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी बनाए चाहे फॉरेन कंपनी बनाए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं इंडिया को। ठीक, 2000 बताइए क्या टारगेट है? 2025 है क्या?
कंफर्म करके बताइए आप लोग, ठीक। और इसका जो ऑब्जेक्टिव वही है कि डेवलपमेंट हो इकोनॉमी का, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़नी चाहिए, जनरेशन बढ़ना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का होना चाहिए, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए क्योंकि वो इंपोर्ट से ज़्यादा मतलब कम है, तो उसका हमारा फॉरेक्स ख़त्म होता है, ठीक। और ये हमें चेंज करना है ट्रेंड को, और कैंपेन करना अच्छे से अच्छी जो इंडिजीनियसली हम लोग जो है गुड्स और सर्विसेज बना सकें। और इसके थ्रू क्या है कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी, पूंजी क्या होता है, मनी भी होता है, मशीन भी होता है, समझना बात को, ठीक। और टेक्निकल इन्वेस्टमेंट हो सके इंडिया में, जैसे कि अभी आप देखो एप्पल इंडिया में आ रहा है, टाटा इलेक्ट्रिकल्स उसके अब मोबाइल फोन्स बनाएगा भी, असेंबल भी करेगा, ठीक है। और इंडिया ने जो है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो है इसको, इसकी लिमिट भी बढ़ाई है, कई जगह आपने देखा होगा ऑटोमेटिक रूट से जो है 100% कर दिया है, ठीक। अच्छा ये बताइए हॉट मनी किसे कहते हैं, क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हॉट मनी किसे कहते हैं, ठीक है। एफडीआई से ही संबंधित है, एफडीआई या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। अच्छा यहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस ने क्या है कि सॉफ्टवेयर का यूज करके चाइल्ड पॉर्न जो है उसको खत्म करने की सोची है। और इसमें देखिए इंटरपोल से, इंटरपोल जो है इंटरनेशनल पुलिस आप कह सकते हो उसको फुल फॉर्म, इससे सॉफ्टवेयर लिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। सॉफ्टवेयर का नाम है आपका क्रॉलर, ठीक। सॉफ्टवेयर का नाम है क्रॉलर। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि एल्गोरिथम्स कई सारी यूज करता है। एल्गोरिथम्स क्या है, एक तरीके की कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक। और इसमें इमेज को स्कैन करेगा, देखेगा, कुछ वर्ड्स को देखेगा, उस टाइप के गंदे टाइप के कुछ लिखे हुए हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड इमेजेस में कुछ इस तरीके की अश्लीलता परोसी जा रही है या फिर कुछ भी है, तो उसको स्कैन करके फिर ये जो है सॉफ्टवेयर क्या करेगा क्रॉलर, कि ये आपके महाराष्ट्र पुलिस के डेटाबेस में, मान लीजिए उनका जो है कोई डिस्क, हार्ड डिस्क कुछ है, उसमें ये चीज़ आ जाएगी, वहां से फिर ये 1 to 1 चेक करके और उसमें जो है जहां से भी जो ये चीज़ें जो लोग कर रहे हैं उनको पकड़ के बंद करेंगे, ठीक। उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे, ऐसा चीज़ होंगी। सिंपल मिनी बात यहाँ पे यहीं पे है। अब इसको जो है फैक्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अच्छा कौन सा सॉफ्टवेयर विच न्यू, इंटरपोल द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए के खिलाफ किस नए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, और ये सॉफ्टवेयर दिया है, ये डिटेक्ट करता है न्यूडिटी को, पर्सन की एज भी, फेशियल एक्सट्रक्चर के हिसाब से एज भी करता है, वर्ड्स भी करता है, और जो है मैकेनिज्म भी ये सारे चेक करेगा इस तरीके के। और बिल्ट इन एल्गोरिथम है, कीवर्ड्स भी चेक करता है, ठीक है। मान लीजिए चाइल्ड पॉर्न को ही सर्च कर रहा है तो उसका कीवर्ड को तुरंत पकड़ लेगा, अच्छा यहाँ से ये हो रहा है, उठा के जो है उसके लिंक पे जाके अपने डेटाबेस में डाल के उनका फिर से इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा। और ये कई सारे फोरम्स है जहाँ पे आप जाके जो है कई सारे जो हैं लोग वो जाके देखते होंगे, तो उसको भी वहां पे पहुंच के फिर उनको ट्रैक करके जो है उनको पकड़ेंगे। इस सॉफ्टवेयर का नाम क्रॉलर है, ये बस ध्यान रखना। ये इमेज, वीडियो, टेक्स्ट इन सबको स्कैन करता है, सर्च करता है, और कोई मीडिया मिलता है तो डेटाबेस में डाल के आइडेंटिफाई करता है केसेस को अंडर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अब यहाँ पे जो है क्या बताना चाह रहा है कि ट्रेस टीम है। ट्रेस का फुल फॉर्म क्या है, टैक्टिकल रेस्पॉन्स अगेंस्ट साइबर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। 12 ऑफिसर जो है महाराष्ट्र के साउथ एशियन विंग इंटरपोल के पास गए, ट्रेनिंग ली। इन 12 ने 270 पुलिस वालों को ट्रेन किया इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं उसके लिए। और ये ऑफिसर जो है 12 जो हैं ये कोर ऑफ द यूनिट थे इस ट्रेस यूनिट के। इन्होंने 270 और पुलिस वालों को जो है बढ़िया स्किल्ड कर दिया ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए और चाइल्ड ट्रैक करने के लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी को। और ट्रेस यूनिट क्या है, ये सेटअप क्यों हुई है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ख़त्म करने के लिए महाराष्ट्र में। और ये मतलब यही है कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल जो भी है कंट्री में चल रहा है जब से सिंस 2019 से, उसके खिलाफ काम करती है ये ट्रेस यूनिट, ठीक। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑपरेशन ब्लैक फेस, कहला चेहरा। ये किससे रिलेटेड है, ये आपका जो है CSAM से ही रिलेटेड है, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल से रिलेटेड ही है। और ये आपका जो है इसमें क्या होता है कि NCRB जो होती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है,
ये आपके टिप ऑफ कोई दे दे कि भाई कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, तो वहाँ से महाराष्ट्र साइबर पुलिस के पास चला जाएगा। वहाँ से वो क्या करेगा, महाराष्ट्र साइबर पुलिस जिस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है वहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा कंप्लेंट को, वहाँ पे एफआईआर होगी। और यहाँ पे देखा गया है कि 100 एफआईआर रजिस्टर हुई थी पिछले साल में, जिसमें से 50 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इनकी काफ़ी तुड़ाई होनी चाहिए, देखिए साफ शब्दों में, ठीक है, और मतलब लीगल दायरे में रहते हुए। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंटरपोल के जो क्राइम के प्रोग्राम हैं वो 3 तरीके के हैं, काउंटर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग आपका क्राइम और साइबर क्राइम। ध्यान रखना, अगर इन 3 के अलावा चौथा कोई देता है तो वो नहीं है। हो सकता है वहाँ पे यूपीएससी या फिर कोई और भी आयोग ये पूछ सकता है बताइए इनमें से कौन सा इंटरपोल का जो क्राइम प्रोग्राम है उनमें से एक नहीं है। समझ में आ रही? अच्छा, रोबोटिक सर्जरी वाला ये जो पॉइंट है ये एस्से राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और या फिर GS3 पेपर जो है उसमें एस्से या मतलब उसमें जो है रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी वाला जो है सिलेबस में उसमें पूछा जा सकता है। अब इसमें सिंपल बात यह है कि आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने क्या कर दिया कि हेल्थ पॉलिसी जो भी हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी है उनको कह दिया कि भाई रोबोटिक और बैरियाटिक जो सर्जरी होती है अपने इंश्योरेंस कवर में इनको भी जोड़ो। सियाप सीधी बात है ये, ठीक। ये किसने, रेगुलेटर ने बताया है, IRDAI ने। बैरियाटिक सर्जरी क्या होती है कि वजन कम कर दो, ठीक। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे को आपने देखा होगा, उन्होंने यही कराया था, ठीक है। और इस ये कैसे वजन कम होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ ए पर्सन डाइजेस्टिव सिस्टम, पर्सन के डाइजेस्टिव पाचन जो है उसमें मॉडिफिकेशन संशोधन करते हुए उनका वेट और भी कम किया जाता है, ठीक है। रोबोटिक्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का है जिससे मशीन बनाई जाती है कि जो कि ह्यूमन टास्क का रेप्लिकेट करता है या फिर सब्स्टिट्यूट है, मतलब जो ह्यूमन कर सकता है वो भी कर रहा है, वो मतलब कर रहा है, रिपीटेटिव वर्क्स को दिया जा रहा है। एआई क्या है, पहले रोबोट्स क्या करते थे, जो ह्यूमन जो चीजें करता था उसमें टाइम लगती थी, कुछ चीजें होती थी और बार बार उसको करनी पड़ती थी, रिपीटेटिव नेचर का काम वो रोबोट्स करते थे। अब एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्या है कि ह्यूमन की तरह ही वो सोचेगा, ह्यूमन की तरह ही वो लर्न करेगा अपने एक्सपीरियंस से, और फिर आगे के डिसीजन जो है चेंज भी कर सकता है, ठीक। ये है चीज़ है। पहले आप मतलब जैसे कि आजकल आप फॉर्म में देखते होगे, जैसे एप्पल के मोबाइल में सिरी आता है, एलेक्सा आता है, गूगल जो है होम मिनी आता है, ये सब क्या है, आप बोल के करते हो, वैसे आप रोबोट के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक। इंटरडिसिप्लिनरी फोर्स मतलब ये फील्ड है साइंस इंजीनियरिंग की, और इसके अलावा मैकेनिकल रोबोट बनाए जाते हैं। बेनिफिट क्या है, वही है, हेल्थ केयर में बेनिफिट है इसका। अलग अलग सब फील्ड आप लोग समझ लीजिएगा किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। आपकी हेल्थ केयर के फील्ड में है, कई सारे सर्जरी वर्जरी अब इससे हो जाती हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा लैसिक एक होता है, आंखों की सर्जरी होती है जिसके थ्रू चश्मा कई लोग फिर पहनना छोड़ देते हैं, उनके आंखों में जो है लेजर का इंसर्शन किया जाता है। ये पूरा जो है छोटी मोटी बहुत छोटा सा इंसिजन होता है, इंसिजन मतलब कट लगाते हैं, और फिर उसके ये मतलब रोबोटिक्स के थ्रू बहुत ही ज़्यादा ईजियर हो गया है, क्विक हो गया है, टाइम कम लगता है, एक्यूरेट भी हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से जो है बहुत ज़्यादा प्रिसीजन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कंट्रोल हो गया है, कम दाम में हो जाता है इंडिया में। इंडिया बहुत ही जो मतलब मेडिकल टूरिज्म की अगर बात की जाए तो इंडिया बहुत ही सस्ता डेस्टिनेशन है, जहाँ पे दुनिया से लोग आते हैं, US से, सब जगह से यहाँ पे इंडिया में इलाज करने, और मतलब सुविधाएं वहीं, क्वालिटी वहीं, सब कुछ वहीं, ठीक है। और रोबोटिक सर्जरी जो है ट्रॉमा कम कर देता है पेशेंट को, छोटे इंसिजन से वहीं सारे बड़े बड़े काम कर देता है, बड़ी बड़ी जो है परेशानियों से इजाद दिला देता है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म प्रोसीजर जो है, फ्यूअर कॉम्प्लिकेशन, फ्यूअर हॉस्पिटल स्टेज, पेनफुल नहीं रहता है, कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, हॉस्पिटल में ज़्यादा रुकना पड़ता है। रोबोटिक सर्जरी इंडिया में क्या है, हाई क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है, मेडिकल टूरिज्म बहुत ही है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, अपोलो, मेदांता, मैक्स हॉस्पिटल, मतलब यू नेम इट एंड यू विल गेट इट ओवर हियर। ऑल द बेस्ट टेक्नोलॉजीज हियर इन इंडिया, ठीक। आपका एक वो फोर्टिस, ठीक है। इसके बाद क्या, सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड क्लास आर्टिकल्चर, वहीं सब बातें हैं, ठीक। कॉस्ट ऑफ रोबोटिक सर्जरी बहुत इकोनॉमिकल है, US UK कनाडा से भी ज़्यादा, और पॉकेट फ्रेंडली है, क्वालिटी सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है। एप्लीकेशन जो है रोबोटिक की अलग अलग फील्ड्स में यहाँ पे बात हो रही है, तो देखिए मिलिट्री में आपको पता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो गया, ठीक।
ड्रोन हो गया, स्पाइंग, अनआर्म्ड मिसाइल फेंकने के लिए काम आ रहा है रोबोट्स का। इसी तरीके से स्पेस में एजेंसी, आप लोग बात हो, अभी चंद्रयान जो है हमारा नहीं जा पाया, नहीं तो हम लोग अपना बनाया हुआ रोवर उसको वहां पे उतारते चांद की सतह पे, ठीक है। तो ये क्या है, एक रोबोट ही तो है। एक रोबोनॉट भी है जो स्पेस में एक्सप्लोरेशन कर सकेगा, स्पेस में चल सकता है, ठीक है। आपका जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कई सारे जो डेंजरस टास्क होते थे, जैसे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, उसमें भी जाके वो करता है। कीमोथेरेपी आप लोगों ने नाम सुना होगा, कई सारी जगह वहां पे रोबोट्स ही काम करते हैं। एग्रीकल्चर में क्रॉप भी अब हार्वेस्ट हो रहा है रोबोट्स के जरिए। क्लाउड सीडिंग, सीड प्लांटिंग, वीड कंट्रोल, सब कुछ रोबोट कर सकता है अब आज के टाइम पे, ठीक। ये अलग अलग है, तो ऐसे में आप लोग अपना डाइवर्सिफाई कर सकते हो पॉइंट्स लिख के। न्यूट्रलाइजिंग बॉम्ब्स, न्यूक्लियर रेडिएशन, डिजास्टर, इन सब में भी जो है रोबोट्स का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। देखिए ये मशीन है इतनी दा विंची करके, और ये देखिए ये पेशेंट है और ये खाली ऑपरेट कर रही है, सारा काम यही मशीन कर रही है तड़ातड़, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ग्रेट कंजंक्शन ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर, इसको क्रिसमस स्टार भी बोलते हैं, क्रिसमस स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत सालों बाद, मतलब मैं तो कहूँगा शताब्दी बाद, कितने सैकड़ों सालों से बाद हो रहा है। ये एक रेयर एस्ट्रोनॉमी। अब इसमें सिंपल बात क्या है समझने की, कि जुपिटर ये रहा, सैटर्न ये रहा, हम अर्थ से देख रहे हैं तो हमें एक लाइन में दिख रहा है, बस सिंपल बात है। ये 21 दिसंबर को दिखेगा। ये बहुत ही रेयर एस्ट्रोनॉमिकल दुर्लभ खगोलीय घटना है, और ये बहुत ही ज्यादा करीब आ जाएंगे। हालांकि होंगे 400 मिलियन किलोमीटर दूर, लेकिन यह है कि ये सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, ये अर्थ हो गया, हम यहाँ से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है अरे एक के ऊपर एक है, ठीक। 31 दिसंबर को देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक। और कि जो है ये कैसे, ये क्या इसमें कैसा दिखेगा। और नेकेड आई से हमें लगता है कि बहुत बिल्कुल एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, बिल्कुल आसपास हैं। और व्हेन टू प्लैनेट्स जो है एक कंजंक्शन में बहुत पास पास दिखते हैं तो उसको बोलते हैं। और इस फिनोमिनन को जुपिटर और सैटर्न का जब साथ होता तो उसको ग्रेट कंजंक्शन बोलते हैं। और ये लगभग इट हैपेंस वंस इन एवरी 20 ईयर्स। दिस इवेंट हैपेंस वंस इन एवरी 20 ईयर्स। लेकिन जो जिस हिसाब से ये हो रहा है, क्लोजेस्ट जो इनका कॉम्बिनेशन है इस समय का दो जाइंट का, ये सेकंड है जब से टेलीस्कोप बनाया गया है तब से, ठीक। 1609 में टेलीस्कोप बनाया गया, इंफॉर्मेशन फैक्ट। और उसके बाद 1623 में देखा गया था, जब दो प्लेनेट जो है वो 5 फुट 10 इंच अवे थे खाली। और उसके बाद अब ये 21 दिसंबर 2020 को दिखाएगा, और जो कि दिसंबर संक्रांति बोला जाता है। और इसको विंटर सोल्स्टिस भी बोला जाता है, सोल्स्टिस। अच्छा, सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स में आप लोग डिफरेंस जानते हैं ना? क्या कमेंट करके बताएंगे आप लोग? अच्छा, कमेंट जो नहीं कर रहे हैं ना, जो कंफर्ट जोन में अपने रहना चाहते हैं, वो लोग ये भूल जाएं कि जो उनकी स्थिति है वो कभी बदलने वाली है। ये हार्ड ट्रुथ है, लेकिन ये ट्रुथ है, ठीक। आप लोग के कमेंट से, लाइक से, शेयर करने से और इन सब से मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और इससे ये भी होता है कि आप लोग खुद भी अपना दिमाग लगा रहे हैं, जिससे कि जो है आपको एग्जाम में, क्योंकि आपको ही बैठना है, आपको चाहिए करना है, तो आप खुद जब ये चीज़ करोगे, अपने माइंड की एक्सरसाइज कराओगे, तभी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 21 दिसंबर को जो है जुपिटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा 1623 के बाद से। और अब इसके बाद 2080 में देखने को मिलेगा। तो मतलब काफी अब मतलब अब कई लोग की तो जो है लाइफ में आखिरी बार होगा, ठीक, पहली और आखिरी बार। तो टू प्लैनेट जो है वो हालांकि 400 मिलियन माइल्स किलोमीटर अलग अलग हैं। जुपिटर के बारे में कुछ समझ लेते हैं, ठीक। तो जो सन है, सन के बाद जो है आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर आ गया। और ये सैटर्न, तो 1 2 3 4 5th है ये। और ये सैटर्न जो है 6th है। और लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। और जो है ये गैसियस है, जोवियन प्लैनेट भी इनको कहते हैं। और ये जो आपका मास है इसका, वो सन के 1000 है, ठीक है, 1000 है सन का। और इसके अलावा जो है आपका 2.5 टाइम है ये टोटल मास ऑफ द अदर 7 प्लैनेट्स, मतलब काफी बड़ा है ये। और ये रिवॉल्व करता है सन के इर्द गिर्द, जो है सन के इर्द गिर्द चलता है, 12 साल में रिवॉल्व करता है ये। और जो आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, अब
जो है उनको जोवियन प्लैनेट या फिर जो गैसेस जाइंट बोला जाता है। और इसकी जो एटमॉस्फेयर बहुत ही थिक है। ठीक, इसके अलावा अच्छा, रेड डॉट एक किसी जुपिटर सैटर्न में से रेड डॉट दिखता है, ठीक है, उसकी सतह पे वो किस प्लैनेट पे है, जुपिटर पे कि सैटर्न पे? आप लोग बताइए कमेंट करके। इसके बाद सैटर्न जो है, जैसे मैंने पहले बताया, ये 6th है और ये सेकेंड लार्जेस्ट है, जुपिटर के बाद सबसे बड़ा है। और ये अपने एक्सिस पे 10.5 घंटे में घूम जाता है। इंडिया बता रहा हूँ। अर्थ कितने? 24 घंटे। ठीक, या फिर एग्जैक्ट कितने घंटे में घूमता है बताइएगा। और 29 साल में रिवॉल्व कर जाता है सन के इर्द गिर्द। ठीक, और सन के इलिप्टिकल पाथ में। और उसके बाद जो है आपका सैटर्न जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इसका आयरन, निकल और रॉक का बना हुआ है। और ये सराउंड करता है एक मेटलिक हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट सैटेलाइट है। जैसे इंडिया का मून है वैसे ही इसके अच्छा, ये बताइए सैटर्न के या फिर जुपिटर में से सबसे ज्यादा जो है मून किसके पास है? ये रिसेंटली भी कुछ चेंज हुआ, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। ठीक, इक्विवेलेंट टू द प्लेनेट मरकरी। अच्छा, जो सैटर्न का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, वहां का जो मून है टाइटन, ये मरकरी प्लेनेट के बराबर है। और बिगेस्ट फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ फुली डेवलप्ड रिंग्स। अच्छा, सैटर्न के पास आपने देखा होगा कई सारे इसके रिंग्स बने रहते हैं, तो वो सैटर्न है, ये इसकी पहचान है एक तरीके की। ठीक, अच्छा, अब अगला जो है क्वेश्चन का पार्ट आ गया है हमारा। इसमें सिंपल ये पूछ रहा है कि बताइए विच ऑफ द स्टेटमेंट जनसंख्या पार्टनर इन पॉपुलेशन सॉरी एंड डेवलपमेंट इज ट्रू। कौन से स्टेटमेंट पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट से, पार्टनर्स इन पॉपुलेशन डेवलपमेंट से रिगार्डिंग सही है? तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल या प्रजनन, स्वास्थ्य, जनसंख्या और विकास के क्षेत्र में दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक बात है। और दूसरा ये है कि इसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। नहीं, इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है। ठीक, ये दूसरा वाला कठिन गलत है। तीसरा क्या कह रहा है कि पीपीडी यानी कि पार्टनर्स इन पॉपुलेशन डेवलपमेंट जो है 26 डेवलपिंग कंट्रीज का है, विकासशील कंट्रीज का है, मेंबर्स हैं इसके। और ये जो 26 कंट्री हैं, इसमें इनकी अगर जनसंख्या मिला ली जाए तो 59% है पूरे वर्ल्ड की। ठीक, तो इसमें ऑप्शन आपका जो है 1 और 3 की वजह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ढाका इसका ये सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है। और ये 1994 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से बना था। और कायरो प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है वो किससे संबंधित है? पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट से। अब देखिए, पॉपुलेशन, जनसंख्या और डेवलपमेंट में थोड़ा रोल है। अगर पॉपुलेशन, जैसे इंडिया कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक, क्योंकि हमारे पास बड़ी यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, अपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस और ये सब प्रोडक्शन ग्रोथ ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो डेवलपमेंट कम भी हो सकता है। पॉपुलेशन अगर उसको हम ह्यूमन कैपिटल में ना चेंज करें तब भी बहुत बड़ी दिक्कत है। एनसीईआरटी पढ़ी ना इकोनॉमी की, उसमें ह्यूमन कैपिटल दे रखा है, जरूर पढ़िएगा। अगर अब नहीं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी आप अपने हिसाब से धोखा कर रहे हो अगर नहीं पढ़ लो। तो पॉपुलेशन को जो है ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स ये सब का ध्यान रखना चाहिए। वो आपका वर्नाकुलर एजुकेशन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट और पॉपुलेशन में एक सामंजस्य बैठाने के लिए बहुत जरूरी है कि पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में बदला जाए। उसको समझ में आए कि खाली जो है सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने से नहीं और बहुत पॉपुलेशन कम करने से नहीं, डेवलपमेंट के करना है तो आपको जो है पॉपुलेशन मिनिमम भी चाहिए। तभी देखिए चाइना ने अभी क्या है कि अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी वाली वो खत्म कर ली है। 1 चाइल्ड पॉलिसी जो थी वो खत्म करके अब उन्होंने मना कर दिया है कि अब उसको हटा दी वाली पॉलिसी चाइना ने। ठीक, क्योंकि उनकी वर्क फोर्स ही खत्म हो गई थी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम की से रिलेटेड सही है? पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम से सही है। इसमें पहली चीज यहाँ पे कह रहा है कि हरियाणा हैज बीन डिक्लेयर्ड एन ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है। तो हरियाणा को क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर में इनको ये चुना, डिक्लेयर किया गया? नहीं, लक्षद्वीप को किया गया है। लक्षद्वीप को। पहला इंडिया का जो है ऑर्गेनिक स्टेट कौन है? सिक्किम, ध्यान रखना। ठीक है, और इसके बाद जो है ये एक फैक्ट है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स
ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कोई बना रहा है तो वो इंश्योर, ये लोग ये इंश्योर करते हैं गवर्नमेंट इसके थ्रू कि क्या उसने क्वालिटी स्टैंडर्ड सबको मतलब उसके रिगार्डिंग ही बनाया है कि ऐसी बस खाली ठप्पा लगवा लिया है। ठीक, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत किया जाता है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, और ये ऑर्गेनिक उससे रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड ये है कि लक्षद्वीप ऑर्गेनिक फार्मिंग रीजन चुना गया है। और पीजीएस जो है ये क्या है सर्टिफिकेशन, ये ओनली फार्मर्स के लिए, कम्युनिटीज के लिए जो कि साथ में काम करते हैं किसी विलेज में, ठीक, और नियर बाय एरियाज में, और ये सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो पीजीएस जो है आपका जो है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, अगर पूछा जाए तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ध्यान रखना। ठीक, और जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, एनिमल हस्बेंड्री ऑफ फॉर प्रोसेसिंग, ये सबसे। ठीक, तो इसी तरीके से आप लोग जो है पढ़ते रहिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप हमारा यूपीएससी 2021 सिविल सर्विसेज वाला 15 दिसंबर से चालू हो रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और आपका जो है ईपीएफओ का भी जो है 22 दिसंबर से नया पेड ग्रुप चालू हो रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ईपीएफओ की 5,000 फीस है और आपकी यूपीएससी की 13,000 फीस है। टेस्ट सीरीज, रेलेवेंट मटेरियल और वीडियोस यहाँ पे आप लोग को मिलते ही हैं रेगुलरली, करंट अफेयर्स सब कुछ इसमें मिलेगा। आपको कॉल करने होगा 8564880530 9696066089 पर। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।